नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में इतिहास का सिलेबस सबसे बड़ा है। इसी कारण बहुत से लोग इतिहास को कठिन और बोरिंग मानते हैं, लेकिन आज हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि इतिहास आपको इंटरेस्टिंग और आसान लगने लगेगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इतिहास होता क्या है। इतिहास दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, हा और आस। इति मतलब ऐसा ही, हा मतलब निश्चित रूप से, आस मतलब था, मतलब ऐसा ही निश्चित रूप से था। यदि हम इसके परिभाषा की बात करें तो बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण ही इतिहास है। बहुत से इतिहासकारों ने इतिहास की बहुत सी परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक इटली के इतिहासकार थे बी क्रोंचो, उन्होंने कहा समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। और एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए हैं आरजी कालिंगवुड, उन्होंने कहा सभी इतिहास विचारों का इतिहास है। तो अगर हम सीधी सी भाषा में बात करें तो बीती हुई घटनाओं का कालक्रमानुसार अध्ययन ही इतिहास है। इतिहास को दोस्तों मुख्यतः 4 घटक माने गए हैं। पहला होता है काल या समय, दूसरा व्यक्ति, तीसरा स्थल और चौथी घटना। इन्हीं 4 घटकों से इतिहास बनता है। इतिहास की बात करें तो दोस्तों इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आज हम इन्हीं तीनों का सिलेबस आपसे हम चर्चा करेंगे, इन्हीं तीनों के बारे में। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों भारत के इतिहास को इन्हीं 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के में सबसे पहले हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। पाषाण काल में दोस्तों हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल आता है इसके अंतर्गत। इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे मानव ने आग की खोज की, पहिए का आविष्कार किया, और फिर नव पाषाण काल के अंत में आते आते मानव ने बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया। पाषाण काल के बाद दोस्तों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता। इसके बाद हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति को दोस्तों 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। वैदिक संस्कृति के बाद हम लोग देखते हैं 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तो इसे महाजनपद काल कहा जाता है। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हुए, इसमें मगध हुआ और कई 16 महाजनपद हुए। महाजनपदों में के बाद महाजनपद काल के बाद फिर आता है मौर्य काल। मौर्य काल में हम लोग देखते हैं कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के आखिरी शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश के बाद फिर हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल में हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त आदि के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। गुप्त काल के बाद दोस्तों आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हम लोग मुख्यतः हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद दोस्तों आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल में ही हम लोग राजपूतों का इतिहास और जो अरब का आक्रमण हुआ, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम आदि ने आक्रमण किया, उसके बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। पूर्व मध्यकाल। तो हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत
यही पढ़ते हैं। पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन इतिहास आ जाता है। इसमें हम लोग मुख्यतः दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर हम लोग दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, फिर इसमें विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ही हम लोग मराठों का इतिहास, मराठों का इतिहास भी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसमें पांच वंशों ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे। इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश आते हैं। फिर लोदी वंश के आखिरी शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने मारकर मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश में भी कई शासक हुए। फिर मुगल वंश के पतन के बाद, मुगल वंश का जब पतन होता है, फिर उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आता है। आधुनिक भारत के इतिहास में आइए देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ते हैं। इस आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़ते हैं। उसके बाद यूरोपियों का विस्तार, इनका विस्तार कैसे हुआ, सुदृढ़ कैसे हुई भारत में, इनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। फिर जब इनका विस्तार हुआ तो कैसे 1857 का विद्रोह हुआ। (1857) के विद्रोह के बाद हम लोग देखते हैं कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग देखते हैं गांधी जी का उदय। और इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष और विस्तृत रूप से शुरू होता है। पूरा 1947 जब तक आज़ादी मिल जाती है तो गांधी जी छाए रहते हैं पूरे उसमें। स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें कई तरह के आंदोलन और बहुत से युद्ध हुए। और फिर अंत में हम लोग पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत का इतिहास। आइए एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। प्राचीन भारत के अंदर हम लोग पाषाण काल में हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर सिंधु सभ्यता, वैदिक संस्कृति हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल। प्राचीन भारत के अंतर्गत हम लोग इतना पढ़ते हैं। फिर उसके बाद शुरू होता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में लोग दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 वंश आते हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश आदि आते हैं। फिर लोदी वंश के अंतिम शासक को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की। मुगल बहुत दिन तक चला। फिर उसी के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य भी चलता है। इसी में हम लोग मराठों का इतिहास भी पढ़ते हैं। फिर आता है आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें देखते हम लोग कैसे यूरोपियों का आगमन हुआ, विस्तार हुआ उनका, 1857 का विद्रोह हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, गांधी जी का उदय हुआ, कैसे भारत, अफ्रीका से गांधी जी भारत आए,
स्वतंत्रता आंदोलन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद का भी इतिहास देखते हैं। तो मोटे तौर पर हम लोग भारतीय इतिहास में इतनी सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाषाण काल के बारे में। धन्यवाद।